बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चुनियो और यह है वॉइस नोट नंबर 9। इस वॉइस नोट में हम डील करेंगे रिफंड से मुतालिक जो सवाल आया है। 3 दफ़ा क्वेश्चन आके अपने पूछा है, सितंबर 11, मार्च 15 और सितंबर 17 में। सवाल सेम ही है और रिक्वायरमेंट सेम है। हम लैंग्वेज को गो थ्रू करते हैं। सितंबर 11 में जब सवाल आया था तो क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट 1। Mr. Gohar has recently been registered under Sales Tax Act 1990. He is engaged in the export and distribution of consumer products. Before filing the first return, he wishes to obtain advice on the following matters. और क्या है मैटर? एलिजिबिलिटी फॉर रिफंड। एलिजिबिलिटी तो फोकस होगा किस चीज़ पे? एलिजिबिलिटी पे। फॉर रिफंड इफ इनपुट टैक्स इज इन एक्सेस ऑफ द आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये रिपीट होता है सेकंड टाइम मार्च 15 में। उस वक्त सवाल 8 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 8 83। Salim is registered under Sales Tax Act 1919, engaged in the business of export distribution of electronic products और रिक्वायरमेंट है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर एडवाइस सलीम ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। और पैरा सी में सेम चीज़ रिपीट है कि एलिजिबिलिटी फॉर अ रिफंड इफ इनपुट टैक्स इज पेड इन एक्सेस ऑफ द आउटपुट टैक्स पेएबल फॉर द मंथ। और इसके बाद आता है ये सेम सवाल सितंबर 17 में। जुबैर हैज रिसेंटली बीन रजिस्टर्ड इन सेल्स टैक्स एक्ट 1990, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस हिम ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। और बी पे लिखा है एलिजिबिलिटी फॉर अ रिफंड इफ इनपुट टैक्स इज पेड इन एक्सेस ऑफ द आउटपुट टैक्स पेएबल फॉर द मंथ। तो ये सवाल 3 दफ़ा रिपीट हुआ है और मार्क्स भी तकरीबन सेम है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम आया था उस वक्त सेपरेट मार्क्स गिवन नहीं थी, टोटल मार्क्स गिवन है 3 पार्ट्स पे। तो मैंने डिवाइड बाय 3 करके इसके मार्क्स वर्कआउट किए हैं और ये बनते हैं तकरीबन 2.6। मार्च 15 में 2 और सितंबर 17 में 3 नंबर का ये सवाल बना है। अब बेसिकली रिफ़ंड से मुतालिक है एलिजिबिलिटी से कि रिफ़ंड यानी एलिजिबल कब होता है, मिलता कब है, बनता कब है। रिफ़ंड 2 किस्म का होता है। एक रिफ़ंड वो है जो ज़ीरो रेटेड से रिलेटेड है और एक रिफ़ंड वो है जो एनुअल बेसिस पे मिलता है, एक मंथली एक एनुअल। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहले लिखेंगे कि जी वो इनपुट टैक्स जो इन रिलेशन टू ज़ीरो रेटेड सप्लाईज होगा वो मंथली बेसिस पे रिफ़ंड होगा। पहला पॉइंट ये होगा हमारा कि जी अगर इनपुट टैक्स एक्सीड कर रहा है आउटपुट टैक्स से, आउटपुट टैक्स यहाँ पे कौन सा होगा? रिलेटिंग टू ज़ीरो रेटेड, तो वो तो ज़ीरो होता है, तो सारा का सारा इनपुट टैक्स होगा। तो सारा का सारा इनपुट टैक्स जो है वो मंथली बेसिस पे रिफ़ंड हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि अगर वो इनपुट टैक्स अदर देन ज़ीरो रेटेड से रिलेटेड है, यानी टैक्सेबल से रिलेटेड है, नॉर्मल या स्टैंडर्ड रेट से, तो वो उस साल उस मंथ साल नहीं उस मंथ आउटपुट टैक्स से डिडक्ट होगा। और सो मच ऑफ इट जो डिडक्ट नहीं हो पा रहा या सो मच ऑफ इट जो कि 90% लिमिट लगने की वजह से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो अगले मंथ के इनपुट टैक्स का हिस्सा बन जाएगा और इस तरीके से ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। और फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो जाता है तब तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी जून के मंथ तक वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। अब एक बात नोट कीजिएगा कि जैसे जून आया तो वो स्टॉप हो जाएगा और फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के बाद सेकेंड मंथ में फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के बाद सेकेंड मंथ में एप्लीकेशन फाइल की जाएगी फॉर रिफंड और विद इन 45 डेज ये रिफंड दिया जाएगा। तो विच मीन्स कि रिलेटिंग टू ज़ीरो रेटेड जो होगा वो मंथली बेसिस पे होगा और रिलेटिंग टू अदर देन ज़ीरो रेटेड जो होगा वो एनुअल बेसिस पे मिलेगा। अब इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ये है कि अगर वो कंपनी है तो रिफ़ंड एप्लीकेशन तो सबने देनी होती है, मगर कंपनी ने अपनी ऑडिटेड स्टेटमेंट्स भी देनी है। फाइनेंशियल ऑडिटेड स्टेटमेंट्स के साथ एक और डॉक्यूमेंट देना है और वो है सर्टिफिकेशन बाय ऑडिटर। सर्टिफिकेशन बाय ऑडिटर क्या सर्टिफिकेट होगा कि जी हाँ इसका ये एक्सेस था, इनपुट टैक्स इसका वाकई कैरी फॉरवर्ड हुआ और वो क्या करता है, वो इसकी टोटल जो वैल्यू एडिशन है वो उसको चेक करता है और उसकी बेसिस पे सर्टिफिकेशन देता है। यानी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स कंपनी के लिए क्या होती हैं? 2, एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरा सर्टिफिकेट बाय द ऑडिटर। और बाकी पर्सन्स के लिए जो है वो बोर्ड स्पेसिफाई कर सकता है डॉक्यूमेंट कोई भी।